26 अक्टूबर है, कल 27 अक्टूबर है, और कल के दिन को मिला करके आज दिन जोड़ लेता हूं मैं, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये अवसर है। इस अवसर पर पहले तो मैं हमारे जो आदरणीय नेता भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन जी को जरूर याद करूंगा। उनकी कल जयंती है 27 अक्टूबर को, और डॉक्टर मंगल सेन जी ने ही हरियाणा में जनसंघ के समय से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के उस सारे सफ़र में कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, जिसमें से उन्होंने पार्टी को वहाँ तक पहुँचाया। 1951 में वो जनसंघ की स्थापना के बाद तुरंत राजनीति में आ गए थे। 57 में पहली बार चुनाव लड़ करके रोहतक से वो विधायक भी बने थे, और लगातार संघर्ष करते हुए, हमको याद होगा कि जल युद्ध के नाते 1985 में तो ये देवला जी के साथ मिल करके हरियाणा में एक बहुत बड़ा और आंदोलन भी किया था, जल संघर्ष इस नाते से, और जल की आपूर्ति कैसे हरियाणा के ज़्यादा हो, तो उस नाते से काम करते करते 1990 में उनका जो है देहांत हुआ था, हमें छोड़ के चले गए थे। लेकिन आखिरी वर्ष में उन्होंने एक जो कहना चाहिए एक दिशा, एक संकल्प, एक विचार हमारे सामने रखा कि हरियाणा की संपूर्ण राजनीति कैसे करनी है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग लगातार उस समय किसी न किसी के साथ मिलकर, कभी सत्ता के बाहर, कभी सत्ता के अंदर, और ये तो सब चलता था। वो सपना 2014 में और पूरा हुआ, जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण राजनीति हमने की। और दूसरा जो विषय याद करने का, उसी को मैं जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि वो यात्रा हमने 26 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी, और आज 26 अक्टूबर 2022 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9वें वर्ष के भी लगभग 4 घंटे और ऊपर हो गए हैं, क्योंकि प्रातःकाल 11:30 बजे 11 बजे के लगभग शपथ हुई थी, अब 3 बजे हैं, तो 9वें वर्ष का प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर भी आप सबको, आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता को, पूरे बल्कि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मैं बधाई भी देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ, और आशा करता हूँ कि जनता का सहयोग इसी प्रकार से जैसे 8 साल मिला है, इसी प्रकार से वो मिलता रहेगा। हमने इन 8 सालों में काम अपनी ओर से तो बहुत किए हैं। ये ठीक है कि विपक्ष का काम थोड़ा आलोचना करना होता है, नामी विपक्ष होता है, तो इसलिए करनी भी चाहिए, और कभी कभी उनके विपक्ष में विरोध करने के उसमें से कुछ बातें अगर प्रदेश के हित में हमको ध्यान में आ जाए तो हम उसको ठीक भी करते हैं। हमने कभी भी विपक्ष को इतना ज़्यादा यानी दरकिनार नहीं किया कि उनकी कोई अच्छी बात हमें मिले तो हमने न माना हो। हमने लगातार जो हमारे नीतियाँ, जो हमारी पॉलिसीज, जो हमारी उपलब्धियाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि संयोग से 2014 में ही मई में हमारी केंद्र में भी सरकार बन गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमको एक ब्लूप्रिंट रखा है समाज की प्रगति का, प्रदेशों की प्रगति का, बराबर वो हमको संभालते हैं। उन्होंने जब जो रास्ते दिखाए, जो परिणाम से मिली, उस पर भी हम लगातार काम करते रहे। तो एकजुट होकर के 8 साल में हमने जो बहुत उपलब्धियाँ की हैं, कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको जो अच्छी बातें करनी हैं, उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूँ कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीज़ों पर हमने प्रहार किया है, और लगातार चल रहा है। क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीज़ों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। और उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जो समय समय पर बताते भी रहे हैं। आज भी ज़रूर मैं
थोड़ा समय आप लोगों को ज़रूर उसका बताऊंगा भी सही। हमने जैसे सबसे पहली अगर मैं बात कहूँ तो भले प्रयत्न तो हमने 5 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन सफलता पिछले 2 साल में मिली हमको। वो है परिवार पहचान पत्र, कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कम से कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। वो चीज़ें सारी स्कीमें उसी हिसाब से बांटी जा रही हैं। कभी एक पुराने समय में आश्रम व्यवस्था चलती थी, उस समय 4 आश्रम चलाए गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वो 25-25 साल का उस समय का हिसाब था। आज हमने आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है, और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफ़ी शुरू हो गया है, काफ़ी आगे बढ़ेंगे। पहला उसमें कार्यक्रम तो बहुत लिए हैं, लेकिन जिसका उल्लेख करूंगा वो है अंत्योदय के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। कम आय के लोगों को कैसे आय की वृद्धि करके उनका सुख चैन कैसे बढ़ाया जाए। तुमने टारगेट रखा कि 1 लाख से नीचे पर एनम पर फैमिली जिनकी इनकम है उनको पहले सिलेक्ट किया, और ये लगभग 7 लाख के आसपास परिवार हरियाणा में है जिनके 1 लाख रुपए से भी कम आया, अर्थात महीने की केवल 8,000, उनको कैसे 15,000 तक निकल जाए, ये योजना हमारी शुरू हुई है। इसमें हमने जगह जगह पर अंत्योदय मेले लगाए हैं, आधे लग चुके हैं, आधे भी बाकी हैं। कोविड के कारण से थोड़ा स्लो हुआ ये मामला, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों से सहयोग किया है, स्किल डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको सहयोग किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री से भी हमने सहयोग मांगा है। लगभग 30,000 लोगों को बैंक के ऋण पिछले 6 महीने में हमने दिलवाए हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। कोई छोटा उद्योग है, छोटा कोई अपनी दुकान है, अपना कोई ऐसा काम है जिसमें से उनको आय बढ़ जाए, और एक बहुत नीचे लेवल के लोगों को एक संतुष्टि है, इस नाते से ये काम हमने इसमें किया है। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, एक एक वर्ग के नाते, किसानों के नाते बहुत काम किया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिसका मैं उल्लेख करूँगा, मैं 7-8 काम ऐसे उल्लेख करूँगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 साल में 8 कमाल जैसे कह सकते हैं ना, इस प्रकार के काम बहुत हैं। कई बार हमारे DPR साहब ये कहते हैं कि जब कभी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती तो मुझे समझ नहीं आता क्या छोड़ूं क्या निकालूं। सैकड़ों की संख्या में इनके सामने, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है, फिर भी कोशिश करके हमने कहा कि प्रमुख 8, उसके बाद कुछ और उल्लेख करेंगे। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को, यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए, और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को भी पता लग जाता है, सरकार को भी पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ, और खाली क्यों छोड़ी है। कुछ किसान योजना से खाली छोड़ते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, कहीं पानी भरा हुआ है नहीं बिजाई होती है, कहीं बीज बोया है पैदा नहीं हुआ है, तो ऐसी कई जो बातें रहती है। तो हर एक एकड़ का हमारे पास समाधान चाहिए कि हम उसमें कैसे ज़मीन इसकी ठीक कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपज को खरीद सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा
ये एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। वैसे तो ये सारे कार्यक्रम जो है ना आईटी के ऊपर आधारित हैं। हमने सारे सिस्टम में आईटी का उपयोग इसको बड़ी मात्रा में बढ़ाया है। यानी कभी समय था आईटी लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज़ थी कि एक लोगों को आश्चर्य लगता था कि ये भी सिस्टम है, ऐसा भी बन सकता है। हम भी छोटे होते थे तो मोदी जी ने एक शौक लगा दिया हमको कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर करते करते आज सारी चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याओं की आधी से ज़्यादा समस्याएं इसमें हम हल कर सकते हैं। डाटा जितना हरियाणा में हमने इकट्ठा किया है इतना शायद ही किसी प्रदेश ने डाटा इकट्ठा किया, बल्कि हमारे सर्वर छोटे पड़ गए हैं। नए सर्वर्स की नया स्पेस खरीदने की योजनाएं बन रही है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को हमने बढ़ाते हुए ऑनलाइन सेवाएं लगभग 42 विभागों की 547 ऑनलाइन सेवाएं ये अंत्योदय सरल पोर्टल पर, यानी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अटल सेवा केंद्र जिसको CSC कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से गांव में बैठा हुआ भी किसी भी सेवा का लाभ को वहां से उठा सकता है। तो एक क्रांति ऐसा लोगों को लगता है कि जो चीज़ हम धक्के खा करके दफ्तरों में जाते थे, दस्तावेज देते थे और जितनी भी उनकी परेशानियां होती थी, कोई चंडीगढ़ भागता था, कोई कहीं भागता था, आज उनके गांव में बैठे हुए उनकी समस्याओं का हल होने लगा है। 12 लाख तो मैं कहता हूँ CM विंडो में जो लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस दी हैं 12 लाख के लगभग आई हैं पिछले 8 साल में, एवरेज 1.5 लाख हर महीना। तो उनका समाधान लगभग 90% लोगों का समाधान उससे अपने आप ही होता है। कुछ लोग हैं लंबा चलता है, कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, वो कोई बातें आते हैं, उनका पॉलिसी बना के कोई और किसी प्रकार की स्कीम ला करके और हम उनको हल करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा लाभ प्रत्यक्ष आलोचना हमारी इस बात के लिए करता रहा है क्या कि हम होते थे तो हमारे यहाँ लोग आते थे, भीड़ लगी होती थी, इनके यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। जबकि हमारा एजेंडा है कि हरियाणा का कोई व्यक्ति ये बार बार चंडीगढ़ पे चक्कर काटे तो क्यों काटे। नहीं तो यही मैं जब 1998 की बात है, जब रामलाल जी शर्मा शिक्षा मंत्री होते थे, बंसीलाल जी की सरकार थी, 20% अध्यापक जब ट्रांसफर होते थे ना 20 से 30% फोर्थ फ्लोर भरा रहता था। CM के ऑफिस का भी और जो शिक्षा विभाग का ऑफिस वो भी पैर रखने जगह नहीं होती थी। उसी समय तय किया था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में आज एक बार उनसे ऑप्शन ली जाती है, यथासंभव उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको स्थान दे दिया जाता है। मोर देन 90% लोग जो हैं टीचर्स जो हैं, टीचर्स का तो अन्य विभाग भी, हमने जिन विभागों में पहले तो 300 से ऊपर संख्या थी उनको ऑनलाइन किया था एक कार्डर के नाते, अब हमने 80 की संख्या तय कर दी है कि अगर किसी एक कार्डर में 80 से ज़्यादा संख्या है पूरे प्रदेश में उनको ऑनलाइन करें। हाँ, उससे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिवली करना पड़ता है कि ऑनलाइन का सिस्टम बनता नहीं है, तो बहुत कम संख्या हो तो वो फिर मैनुअली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किया जाता है। तो एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये भी हमारा जो है वो बहुत यूनिक सिस्टम है जिसका दूसरे प्रदेश अध्ययन करके गए हैं और कई प्रदेशों ने इसको लागू कर भी दिया है। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ तो वो है गांव में लाल डोरा के अंदर लोगों की जो जमीन थी और उसको उनका मालिक अधिकार नहीं था, मालिकाना हक देने के लिए लाल डोरा समाप्त किया, सर्वे कराया और उनको ड्रोन सर्वे के बाद उनको मालिक बनाया, उनको रजिस्ट्रियाँ करा दी। अब कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रॉपर्टी को अपना कहने में तो उसको आनंद आता ही है कि मेरा घर है, फिर उस पर वो लोन ले सकता है, बेचे तो रेवेन्यू में उसको रजिस्ट्री के नाते से भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अब उसको यानी उसको ये कोई नहीं कह सकता कि जमीन तो पंचायती है किसी और की है, इसलिए। और ये स्वामित्व स्कीम ऐसी बनी, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने अब सारे देश में लागू किया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार हमारी योजनाओं की प्रशंसा कर चुके हैं, इसलिए हम इन पर लगातार लगे रहते हैं। और अगर इसके बाद में कोई बात कहता हूँ तो वो है गांव में 24 घंटे बिजली। हमारा गांव जगमग गांव, यानी 2014 में जो आज हमारे पास आंकड़े हैं, सिर्फ 538 ऐसे गांव थे जहाँ 24 घंटे बिजली मिलती थी। और वो भी कैसे मिलती थी, क्यों मिलती थी, उसके पीछे का 500 उसका भी एक विषय ध्यान में रहना चाहिए। कुछ गांव से जमीनें लेते थे वहाँ पावर हाउस बनाने के लिए, 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ तक ऐसी जमीन लेनी है। साथ में कंडीशन होती थी कि हाँ इस गाँव को हम 24 घंटे बिजली देंगे। वो 538 गाँव ऐसे थे जहाँ जमीन लेके बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। खैर वहाँ भी 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी, नाम था 24 घंटे आएगी। हमने हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, प्रेम प्यार
यानी जिसको कहना चाहिए कैरेट एंड स्टिक, बोथ वी अप्लाइड। सख्ती भी की, जिन्होंने नहीं टाइम से बिल पे किए हैं और मीटर बाहर नहीं निकलवाए हैं तो बीच में कनेक्शन काटने पड़े, वो भी काटे। बाद में फिर अपने आप समझौता आके ठीक है जी हम कराएंगे कर दो। हाँ, सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया, बिजली की जो क्वालिटी है वो भी हमने अच्छी की। आज 5,681 गाँव आउट ऑफ 6,225, इनमें 24 घंटे बिजली जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं और हमारी प्लान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 23 तक, हम जो है सभी 6,200 गाँव में 24 घंटे बिजली दे देंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। कुछ बचेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन टारगेट हमारा ये है। फिर गांव में एक काम जो और हम कर गए, सारे देश में कहीं नहीं हो रहा और उसके लिए लड़ाई बहुत लड़ी, वो है पढ़ी लिखी पंचायतें। पंचायतों में अमूमन पंच सरपंच, मुझे तो पढ़ना नहीं आया जी कागज, मैं तो अंगूठाटे का आदमी हूँ, जो उसने कहा मैंने तो लगा दिया। और इसमें से करप्शन बहुत था, लोग छूट जाते थे, केसेस कोई भी होते थे उनके अगेंस्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता था। हमने उसमें 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, ऐसा उनके यानी जेंडर और उसको लेकर के, कास्ट को लेकर के थोड़ी छूट भी दी है। और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट में पहला ऐसा उदाहरण है कि चुनाव शुरू होने के बाद हाई कोर्ट ने बीच में रोक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में कि रोका नहीं चाहिए था, चुनाव होना चाहिए था, फिर भी अब रोका है तो ये लड़ाई करके आप इसका निर्णय करो। 45 दिन लगातार बेंच ने सुनवाई की और आखिर में कमेंट किया कि नॉट ओनली हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दिस शुड फॉलो। तो ये एक हमारा एक और उपलब्धि जिसको मैं कह सकता हूँ, आउट ऑफ दोस 8 व्हिच आई एम गोइंग टू मेंशन बिफोर यू। और इसके बाद एक है स्पोर्ट्स। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी इस ढंग से मैंने उसको तैयार किया है, चाहे उसमें उनको प्रोत्साहन के नाते से खेल खेलते समय उनकी ध्यान रखना हो, उनकी राशन मनी है या उनको पार्टिसिपेशन के लिए एडवांस पैसा देना हो, चाहे मेडल जीतने के बाद पैसों की जो उसकी राशि है उसकी लिमिट क्या होगी वो हमने सर्वाधिक रखी हुई है। और फिर नौकरियां, खास करके जो मेडल लेकर के आते हैं उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित की हैं। 550 पद हमने सुनिश्चित कर दिए हैं कि ये 550 पद तो मेडल विनर्स के लिए ही रहेंगे। अभी हालांकि 200 ही उसमें आए हैं मेडल विनर्स में, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। लगातार हम उसकी ऐड भी दे रहे हैं और बहुत मेडल विनर जो ऐसे हैं वो अपने खेलों को कंटिन्यू करने के लिए नौकरी में आ भी नहीं रहे हैं। आखिर जब आदमी सोचता है कि खेलों से मैं बाहर हो जाऊँ तब मैं नौकरी में जाऊँगा, तो उसी समय वो आता है। इसलिए लगातार हम चाहते हैं कि 550 भी हम खेलों को इतना प्रमोट करें कि 550 एनुअल है ये 550 की संख्या कम पड़ जाए। अगर कम पड़ेगी तो उसको और बढ़ाएंगे, लेकिन मेडल विनर्स को नौकरी सुनिश्चित करना। और जो मेडल विनर नहीं है उनको भी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो बनता है उनका, उस सर्टिफिकेट के आधार पर ग्रुप सी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप डी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप सी में जो आउटस्टैंडिंग वाले जो मेरिट ये मेडल लेकर के आएंगे ये, और इनमें अगर पूरे नहीं होते 3% कवर करने के लिए, तो फिर ये जो एक्रेडिटेशन वाले भी ग्रुप सी ने इनका भी एग्जाम के माध्यम से 3% का कोटा तय कर दिया। इनको 3% जरूर करेंगे क्योंकि 3% में भी ये लगभग 600-700 अलग से ग्रुप सी की बन जाती है। तो 550 अलग हैं, बाकी 3% ग्रुप सी में, 10% ग्रुप डी में, ये अलग से एक प्रकार से नौकरी देने का ये हमारा। और हाईएस्ट वो दिया जाता है प्राइस, हाईएस्ट इन द कंट्री। ये एनुअल है, एनुअल यानी जितने भी टोटल होंगी उसमें 3% कोटा ग्रुप सी का, 10% आउट ऑफ ऑल जो हम अपॉइंटमेंट्स देंगे उसमें से उसकी रिजर्वेशन है। तो ऐसा ही है। और वो 550 भी एनुअली हैं, उसमें हर साल इतनी पोस्टें भरी जाए, इसके लिए मैंने रखा है। अब इसके अलावा ये तो मैंने 8 इसलिए बताया कि हमारे मित्रों ने कहा कि 8 ऐसे कौन से हमारे विषय हैं जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, कौन सी 8 बड़ी बातें हैं। इसके बाद अगर मैं बताता हूँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा कम उल्लेखनीय काम नहीं है। जेंडर रेशो हम 851 से और 923 तक ले गए हैं, इसको और आगे 923 और 950 तक तो हम पूरा प्रयत्न इसमें लगाए हुए करेंगे ही।
बाकी समाज अपने आप संतुलन बैठा लेता है उसके बाद। लेकिन ये भी एक उपलब्धि है, हरियाणा को जहाँ बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, आज वो स्थिति हरियाणा के बारे में कोई नहीं कहता कि हम पूरी उसका ध्यान रखते हैं। इसके लिए भी हमने जैसा कहा कि अवेयरनेस पैदा करना, आईसी प्रोग्राम के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, और फिर दंडित भी करना जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो गलत काम करके और लिंग की पहचान करने का जो काम डॉक्टर करते थे उनको दंडित भी किया, कई एफआईआर आई, कई को अंदर किया है। डीबीटी ये अपने आप में आईटी का एक और प्रोग्राम है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। इसके अंदर घोस्ट बेनिफिशरीज ये बहुत निकले हैं कि वो एक जगह भी मानो फायदा ले रहे हैं और उसी प्रकार का फायदा छोटा मोटा चेंज करके, नाम चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया, करके घोस्ट बेनिफिशरी निकले हैं। अब चूंकि आधार भी आ गया, परिवार पहचान पत्र भी आ गया, तो एक मिनट में पकड़ा जाता है व्यक्ति। और इसी प्रकार जो हम स्कीमों का पैसा डायरेक्ट भेजते हैं, बीच में रास्ते में जो कमीशन खाने वाले लोग होते हैं वो बाहर हो गए हैं, इसलिए सीधा किसी भी स्कीम का कोई फायदा उठाता तो व्यक्ति को डीबीटी जाता है। हम पिछले 5 साल में 53,000 करोड़ रुपया हमने सीधे ट्रांसफर किया है और एक सरकारी अनुमान के हिसाब से 1300 करोड़ रुपया हमने इसमें से बचाया है, जो अदरवाइज डीबीटी के माध्यम से नहीं होता तो लोग उसको ले जाते। तो इसमें से सरकार की बचत भी बहुत हुई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत, ये भी हमने केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, लेकिन उसमें हमारी लिमिट है प्रदेश की 15.5 लाख। हमने तय किया कि 1,80,000 तक सबको देंगे और अतिरिक्त खर्च होगा तो प्रदेश देगा, वो संख्या बन गई 23 लाख। तो ये 7.5 लाख का पैसा हरियाणा प्रदेश देगा और बाकी 15.5 लाख 60-40 है, 60 सेंटर है, 40 प्रदेश है। तो एक प्रकार से स्टेट का इस 23 लाख में अगर 40% कहता हूँ तो 6 लाख उसमें स्टेट का हो जाता है और 7 लाख 13 लाख स्टेट का है और 10 लाख सेंटर का है। ऐसा कुल मिलाकर के हमने इसमें अपना पैसा भी लगा करके एक आयुष्मान भारत की योजना को हमने आगे बढ़ाया है। जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी की विषय है, हमको पता है कि 2500 रुपये की जो इस समय हम दे रहे हैं पेंशन, व्यवस्था पेंशन, और हमारा अगले 2 साल के अंदर जो हमने तय किया हुआ है 3,000 हम करेंगे, लेकिन हर साल हम इसको बढ़ा करके और इसको एक इंस्टॉलमेंट के नाते से बढ़ाते चले जाते हैं। पहले भी हमने 1,000 रुपया थी जब 2014 में आए थे, हमने 2,000 की थी घोषणा, 5 साल में पूरा किया, फिर अब 3,000 की घोषणा के लिए 5 साल में 3,000 भी पूरा करेंगे। तो इसकी 2 किस्तें भी और आगे बढ़ा के उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये एक क्योंकि पहले से घोषित है तो नया कोई विषय नहीं है इसमें तो कार्यक्रम हमारा है, उसमें हर साल बढ़ाते हैं तो सारा बढ़ करके पूरा होगा। लेकिन ये भी सारे देश में सर्वाधिक है, किसी प्रदेश में इतनी सोशल सिक्योरिटी की पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग की हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन, बेटियों का शगुन है, तो ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जो हम लगातार इसको चालू रखते हैं एक सोशल सिक्योरिटी के नाते से। एक समान विकास, ये भी हमारा पहले दिन से ही हरियाणा एक हरियाणवी एक जो हमने कहा था, कोई भेदभाव नहीं करेंगे और हमने लगातार 90 के 90 विधानसभाओं में सभी 22 जिलों में इस काम को लगातार चालू रखा है और इसमें आगे भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि समाज, देश, प्रदेश ये सब अपना है। पूरे प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता ये हम अपना मान के चलते हैं, परिवार है। कोई ना राजनीतिक भेदभाव करते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ऐसा करते हैं, ना एरिया वाइज करते हैं, ना किसी कैटेगरी वाइज करते हैं। इसलिए हम इसको समान विकास के नाते परिश्रम करते हैं। एक विषय जरूर मैं कहना चाहूँगा, वो है नौकरियाँ, मिशन मेरिट। मिशन मेरिट को भी हमने प्राथमिकता से, हालांकि बहुत नाराजगियाँ इसमें झेली हैं, अपनों की भी झेली हैं, क्योंकि आज तक यही होता है, मैं मेरा मेरा परिवार, पर्ची खर्ची ये सब चलती रहे। हमने देखिए मेरिट शुड बी ऑनर्ड। आखिर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई खूब मन लगा के करता है, वो अपना, बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता उसकी पढ़ाई पर सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन अगर उसको आगे चांस नहीं मिलता है नौकरी का तो एक निराशा का वातावरण रहता है। इसलिए हमने मिशन मेरिट को लागू किया और उसको कायम रखा हुआ है। इसके अंदर बहुत से समय समय पर करप्शन, इस करप्शन में बहुत से लोग तो जेल भी काट चुके हैं, 712 अरेस्ट किए और लगातार हमने भी उस पर प्रहार किया। जब तक सूत्र नहीं मिला था, लेकिन सूत्र हमने ढूंढा और ढूंढने के बाद कई तरह के ऊपर से नीचे तक नेक्सस, मल्टी स्टेट नेक्सस ये बने हुए हैं, यानी एक ही स्टेट का नहीं है, हमारी स्टेट के, दूसरे स्टेट के, ऐसे जो गैंग बने हुए हैं
वो इसके अंदर काम करते थे। पेपर लीकेज से लेकर के और एग्जामिनेशन हॉल तक नकल कराना, और नकल कराने के बाद भी फिर उसमें खाली पेपर छोड़ करके उसमें बाद में भरना। ये तुम्हारे अभी HSSC और HPSC लोगों को पता नहीं कहाँ से फार्मूला सूझा, उन्होंने एक 4 का तो आंसर होता है ABCD में, तो ठीक आंसर लिख दो, 5वां एक और दायरा लिख दिया कि आपने 4 खाली छोड़े हैं तो 5 पे टिक करो कि मैंने इसको खाली छोड़ा है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक समय तो ऐसा भी किया कि 5वां नहीं भरोगे तो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। उस पर सब लोगों को लगा कि नहीं ज़्यादा हो गया, तो 5वां नहीं भरेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्क रखेंगे, इसलिए उसको 5 कॉलम भरना ही है। और उसके लिए तो उन्होंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसकी चर्चा होती है 5 मिनट एक्स्ट्रा तो इसलिए कि 5वें कॉलम जो है प्रश्न से संबंधित नहीं है, वो तो बाद में जो खाली छोड़ दिए ऊपर से लेकर नीचे तक जितने खाली है टिक 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 करके उसको 5वें को भर दो, तब आपका पेपर जो है वो सही होगा। तब उसके बाद खाली छोड़ने का वो सिस्टम जो बाद में भरा जाता था वो सिस्टम भी बंद हो गया। और इसके अंदर लगभग 750 लोग 712 नौकरियों में, एक आंकड़ा मेरे पास है, कुल 771 लोग, जिसमें परीक्षार्थी भी हैं, साजिशकर्ता है, दलाल हैं, अधिकारी, कर्मचारी, सॉल्वर, सीटर है ना, मेरी जगह दूसरा को जाकर बैठ गया, पेपर दे के आ रहा है और पास हो गया। तो ऐसे सीटर भी लोग खरीदते थे। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक कारण ये निकला है। और इसमें तो IAS, HCS, यहाँ तक के लोग, एक IAS जो जेल काट के आया बड़े नेताओं के साथ, क्या नाम था, संजीव, हाँ चलो वो पुरानी बात है, हमारे समय भी एक HCS तोमर, अनिल नागर, उसको मैंने पकड़ा, नीचे स्टाफ के लोग कई पकड़े गए। और फिर आम जनता में जो ये कोचिंग कराने वाले लोग और जगह जगह कहीं प्रेस के साथ संबंध बनाने वाले लोग, तो हमारे नेटवर्क को पकड़ने वाली एजेंसी, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने सारी एजेंसी को, और इसका लाभ जो है बाकी प्रदेशों में भी हुआ है। बाकी लोग भी कहते हैं कि नेटवर्क को आप लोगों ने तोड़ा है, एक बहुत बड़ा काम ये सब किया है। एक है पानी का प्रबंधन। पानी के प्रबंधन को भी हमने बदस्तूर बहुत गहराई तक जाकर के समझा है। ठीक है कि SYL की लड़ाई हमारी चली, उसमें एक सफलता हमको मिली, लेकिन उसका लाभ अभी पूरा नहीं मिल पा रहा, जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन उस बीच में 3 बड़े डैम, रेणुका डैम, लखपार डैम, किसाऊ डैम, 2 के तो MOU हो गए हैं, एक अभी थोड़ा शेष है, एक मीटिंग हमारी हो गई है, एक मीटिंग और होती है, उसका भी MOU हो जाएगा। वो तीनों भी हो जाते हैं तो 47% पानी उन तीनों डैम का हरियाणा को मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तब तक भी हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलाए, मेरा पानी मेरी विरासत ये चलाया कि धान ना बो भाई और चीज़ें बोगो, फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, इसके हमने प्रोग्राम चलाए। एक जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs और CTPs, ताकि इसमें पानी साफ करके इसको रीयूज़ किया जाए, इसको इरिगेशन के लिए काम के लिए लाया जाए, इंडस्ट्री के काम के लिए लाया जाए। तो कितना पानी हम रीयूज़ कर सकते हैं ताकि ड्रेन आउट ना हो। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम करके पानी को बचा करके, और लास्ट टेल तक लेके गया। यानी 300 टेल ऐसी थी जहाँ पानी कभी पिछले बंसीलाल जी के समय तो पहुंचा था एक बार, क्योंकि उन्होंने बनवाई थी सारी टेल। उसके बाद पिछले 25 साल में पानी नहीं पहुंचा था। हमने उन सब जगह पर टेल पर, हाँ पहुंचता भी 4-5 महीने ही है वर्षा के दिनों में, उसके आगे पीछे तो संभव नहीं होता कि पानी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उन दिनों में पानी वहाँ तक पहुँचाना, फिर वहाँ पानी जितना स्टोर हो सकता है वर्षा का उतना स्टोर करने के लिए हमने प्रबंध किए। पॉन्ड अथॉरिटी ये हमने बनाई, 14,000 तालाब, इनको ठीक करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है, इस पर काम काफ़ी चालू हो चुका है। तो एक पानी के प्रबंधन में ये हमने सब काम किया है। छोटे छोटे चेक डैम्स ये बना रहे हैं पहाड़ों में से जहाँ पानी निकलता है, तो उसमें भी हमारे सारे कार्यक्रम जो है ये चल रहे हैं। एक विषय प्रदेश की एक सांस्कृतिक पहचान, इस पर भी मैंने काम किया। जैसे खास करके कुरुक्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह, पहले तो एक छोटा कार्यक्रम होता था, बाद में हमने इसको नेशनल लेवल पर किया, फिर इंटरनेशनल लेवल पर किया। और इंटरनेशनल का लाभ ये हुआ कि बाहर से बड़ी डिमांड आती है कि हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत है वहाँ। हम मॉरिशस में कार्यक्रम करके आए, मैं स्वयं गया था, UK में कार्यक्रम हुआ, कनाडा में कार्यक्रम हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया की भी डिमांड आई है कि हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो। तो वहाँ जितने भी लोग हैं कहते हैं एक बार आप शुरुआत करवा दो, फिर हम हर साल करेंगे। और फिर भारत की सांस्कृतिक ध्वजा तो बहुत बढ़ रही है।
बड़ा ताज़ा उदाहरण तो इंग्लैंड ही है। कभी इंग्लैंड भारत और भारत इंग्लैंड, क्यों पसंद हुए ना सब? गौरव की बात ये गौरव की बात है ना। हाँ। इसलिए यानी एक देश जो भारत पर सैकड़ों वर्ष राज करके गया, आज है सैकड़ों वर्ष कह रहा हूं मैं, तो इसमें 3 आ ही जाता है। इसलिए आज हमें खुशी होती है कि भारतवर्ष का एक मूल सांस्कृतिक विचार रखने वाला व्यक्ति और वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है। बहुत बड़ा एक जो हमारी उपलब्धि हुई है। तो जहाँ तक कानून व्यवस्था के बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा कि हमने जो अपराधी है उसको भी दोनों हिसाब से टैकल करने की बात की है कि अपराधी कैसे अपराध छोड़े। उसके लिए जो संभव होता है उनकी काउंसलिंग भी होती है, सुधार घर में जब चला जाता तो वहाँ भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत अपराधी ऐसे हैं जो अपनी इस मूल आदत से जाने वाले नहीं होते हैं। उनको कठोरता से कैसे सबक सिखाया जाए, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पूरी छूट दी है। और उस पूरी छूट का परिणाम ये है कि आज अपराधियों में एक दहशत है, गैंगस्टर्स में एक दहशत है। यानी सीमा तक बढ़ गए थे कि सीमा तक हमारे एमएलए को फोन करने लग गए कि आप जो है यहाँ पैसा पहुँचाओ, आप सतर्क होकर रहो, आप ऐसा जो भी ऑक्स कॉल होती है उसके अंदर जो उल्टे सीधे काम। उस समय हमको बहुत चिंता भी हुई, विधानसभा में ये विषय उठाया, पूरा दिन एक दिन चर्चा भी चली। और जब पूरे पुलिस अमले को बुलाकर कहा कि भी आप हर जो संभव तरीका है एक बार उनको सचेत करना चाहिए, और उन्होंने अपने तरीके से बहुत से एक्शन किए हैं। आज ऐसा ये है कि अपराधियों को जो है कोई जगह नहीं है, कुख्यात अपराधी हो चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो। हमारे बहुत से ऐसे अपराधी भी जो यहाँ से भाग करके विदेश चले जाते हैं। कल हमारी एक मीटिंग होने वाली है होम डिपार्टमेंट के सारे देश भर के जो प्रदेशों के आने वाले हैं होम मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जाने वाले हैं। तो उन सब होम मिनिस्टर्स के कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की। मुझे भी वहाँ पोस्ट स्टेट के नाते से मुझे 10 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। मैं सारे विषय रखूँगा कि खास करके हरियाणा से बाहर की चीज़ों में हमें मदद मिले, कैसे टैकल करना है। यहाँ के कुछ लोग फर्जी पासपोर्ट से बाहर चले जाते हैं, तो उस पर भी कोई ना कोई जरूर हम डिमांड रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को नेशनल लेवल पर भी बहुत एक चिंताजनक तरीके से डिपार्टमेंट जो सोचता है, विचार करता है। इसके साथ कुछ 1-2 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा मैं। कल 27 तारीख फरीदाबाद में लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ी सभा रखी गई है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी वहाँ रहेंगे। 4 बड़ी योजनाओं का वहाँ उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। 6,600 करोड़ रुपये से ऊपर लागत की 4 योजनाएं ये होंगी, जिसमें से सबसे बड़ी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की योजना केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बड़ा प्रोजेक्ट है। 5,600 करोड़ का तो अकेले यही है, जो पलवल से लेकर के और कुंडली तक ये एक रेल लाइन बनेगी। 121 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, और इसके लिए एसपीवी बन गया है। उसमें हरियाणा स्टेट भी पैसा लगाएगी, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी से पैसा लगाएंगी। कल उसका शिलान्यास होगा, स्वयं होम मिनिस्टर उसका शिलान्यास करेंगे। उसके शुरू होने से दिल्ली के ऊपर जो हमारा ट्रैफिक है, खास करके साउथ हरियाणा के जो लोग दिल्ली होकर के जिनको निकलना पड़ता है, रोड का तो ट्रैफिक ठीक हो गया केएमपी के कारण, लेकिन अब रेलवे लाइन बनने के बाद शताब्दी जैसी ट्रेन भी हो सकता है साउथ हरियाणा से कोई चले, और स्पेशल ट्रेन भी चल सकती हैं। दिल्ली से हरियाणा की जितनी लाइनें हैं उन सब को वो क्रॉस करेगी, ताकि उस इंटरजेक्शन के ऊपर हरियाणा की सब ट्रेन से सीधा अम्बाला, चंडीगढ़ या उत्तर भारत की ट्रेन के साथ वो सब मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है आगे बढ़ाने के लिए। अभी जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत नाम से जो 4 ट्रेन चलाई हैं, 75 ट्रेन ये चलेंगी। उन 4 में से संयोग से एट प्रेजेंट 2 हरियाणा में से होकर निकलती हैं। एक जम्मू वाली ट्रेन है और एक ये ऊना से शुरू हुई है, तो दोनों ही वहाँ से निकलती है बहुत स्पीड से। लगभग 160 किलोमीटर की स्पीड से ये गाड़ी निकलती है। चंडीगढ़ मात्र 2 घंटे 50 मिनट में ये गाड़ी पहुँचेगी, यहाँ से दिल्ली से चलेगी। तो ऐसी ट्रेन का वो जो ट्रेन अलग से एक रास्ता बनेगा, तो दक्षिण हरियाणा से भी आने वाले लोगों के बहुत बड़ा ट्रैफिक गुरुग्राम का, फरीदाबाद का, पलवल का,
नूह है, रेवाड़ी है, नंदेगढ़ है, तो ये सब उनको एक लाभ इसका ये होने वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट है जो कल जिसका उद्घाटन होगा वो है रेल कोच नवीनीकरण का जो कारखाना बड़ी गांव में जो शुरू हुआ, उसके ऊपर भी 250 LHB ये ट्रेन्स की नवीनीकरण का कारखाना होगा। तीसरा है एलिवेटेड ट्रैक परियोजना, जो रोहतक में एलिवेटेड लाइन बनी है 5 किलोमीटर की, उसका कल उद्घाटन होगा। ऐसी और भी 3 जगह पर ये एलिवेटेड जो ट्रैक है, ये पहला है हरियाणा में जो हम शुरू कर रहे हैं, मतलब जो शुरू कर दिया है। आगे जींद में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में 3 जगह और इसका सर्वे हो रहा है। वहाँ भी इसी प्रकार जहाँ 3-4 फाटक शहर के आसपास होते हैं, हम सब के ऊपर से एक एलिवेटेड लाइन बना करके, ताकि वहाँ फ्लाईओवर ना बनाने पड़े। एक चौथा जो प्रोजेक्ट है वो हरियाणा पुलिस आवास परिसर है भोंडसी में, वहाँ 576 मकान 18 एकड़ में बनाए गए हैं। तो हम निश्चित इस नाते से प्रोजेक्ट भी निश्चय होंगे करवा रहे हैं। इस प्रकार से ये सब योजनाएं सब वहाँ निकलेंगी। एक विषय जो और है वो आज जिस प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं, पहला है वो आज ही लॉन्च कर रहे हैं, वो है कि हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल और श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, कौशल यूनिवर्सिटी जो हमारी पलवल में है, इन्होंने मिल करके एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से और इस कार्यक्रम को शुरू किया है कि हम अपने यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं अपने प्रदेश के, देश के भी हैं, प्रदेश के खास करके जो वर्कफोर्स है, वर्किंग क्लास के लोगों को हम विदेशों में वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग दे करके और वहाँ भेज सकें। इसके लिए अभी पीछे दुबई हम गए थे, तो दुबई में 12-13 कंपनियाँ ऐसी थी कि जिन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ से बहुत से स्किल्स के जो लोग हैं उनको हम यहाँ ला सकते हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, सर्विस क्लास है, ट्रैवल एजेंसीज है, हाउसकीपिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मशीन है, इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता बहुत है। ऐसा लगभग 1 लाख लोग जो हैं हर साल यहाँ से वो लोग उन देशों प्रदेशों में बुलवाते हैं। हमने भी इसको प्रारंभ किया है कि हम अपने यहाँ हरियाणा से ऐसी योजना बनाएं, तो स्किल यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग देगी, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और हमारा ये जो हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल है, ये बहुत पहले से सब बना हुआ है लेकिन डिफंक्ट था, उसको हमने दोबारा से उसको एक्टिव किया है। ये सब लोग यहाँ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें, क्योंकि इससे पहले जो भी ऐसे लोग जाते थे बहुत ही वो फंस जाते थे चक्रों में, जिसको कबूतरबाजी कहते हैं। बहुत बड़ा पैसा देते थे, उनको पता ही नहीं होता था किस देश में जाएंगे और क्या उनको काम करना पड़ेगा, बस पैसे के लालच में उनको भेज देते। प्राइवेट एजेंट्स बहुत इनको एक्सप्लॉइट करते थे। उस एक्सप्लॉइटेशन से बचेंगे और सरकार की एजेंसी के माध्यम से इनको वहाँ भेजेंगे, सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए वहाँ जाएंगे। तो उसका एक पोर्टल है, उस पोर्टल को आज चालू कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस दुबई के बाद जिन कंपनियों से हमने बात की थी, उसमें से एक कंपनी ने पहला अपना जो, क्योंकि इससे पहले जो भी ऐसे लोग जाते थे बहुत ही वो फंस जाते थे चक्रों में, जिसको कबूतरबाजी कहते हैं। बहुत बड़ा पैसा देते थे, उनको पता ही नहीं होता था किस देश में जाएंगे और क्या उनको काम करना पड़ेगा, बस पैसे के लालच में उनको भेज देते। प्राइवेट एजेंट्स बहुत इनको एक्सप्लॉइट करते थे। उस एक्सप्लॉइटेशन से बचेंगे और सरकार की एजेंसी के माध्यम से इनको वहाँ भेजेंगे, सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए वहाँ जाएंगे। तो उसका एक पोर्टल है, उस पोर्टल को आज चालू कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस दुबई के बाद जिन कंपनियों से हमने बात की थी, उसमें से एक कंपनी ने पहला अपना जो रिक्वेशन ऑर्डर हमें भेजा है, 30 लोगों का ऑर्डर भी भेज दिया है कि आप इनको स्किल करके और हमारे यहाँ भेजिए। 3 नवंबर से वो ट्रेनिंग हमारे राज नेहरू जी हैं, वाइस चांसलर हैं स्किल यूनिवर्सिटी के, तो ये ट्रेनिंग के काम सब ये करेंगे और भेजने का काम ये हमारा जो सेल है हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल ये करेगा। तो सब मिल करके करेंगे। तो आज एक पोर्टल जो है उसको उद्घाटन कर रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको उसको जानकारी मिल जाए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार के 8 अभूतपूर्व वर्ष आज पूरे हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो प्रमुख जो कार्य सरकार ने किए हैं, यद्यपि अगर हम नहीं सारी
धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये सबको देंगे ना? हाँ, ये देखिए। ठीक है। कहीं केवल यहाँ दिखाने के लिए ना। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ साथी कुछ सवाल पूछना चाहें या इस सेशन को। काफ़ी हैवी है। हैवी, सारी हैवी बनाई है हैवी केवल? नहीं सारी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये सबको देंगे ना? हाँ, ये देखिए। ठीक है, ठीक है। कहीं केवल मैं ये कहूंगा कि करने की इच्छा भी बहुत है, बाकी काम बहुत है। जैसे कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। इसलिए आज भी हमें बहुत काम करना बाकी है। उसमें खास तौर पर सबसे पहले तो जितनी योजनाएं हमारी चल रही हैं इनको पूर्णता तक पहुंचाना है, क्योंकि इनके भी जो रिजल्ट्स हैं अब आने शुरू हुए। हालांकि हमने 5 साल 6 साल पहले भी कुछ चीज़ें शुरू की, लेकिन रिजल्ट्स इसके अब आने शुरू हुए हैं। उनमें उनको सिरे चढ़ाने में या उनके ऊपर बारीकियां, उनकी इंटीग्रिटी तय करने में समय बहुत लगता है। पहला तो ये कि सारी चीज़ें हमारी कंप्लीशन तक पहुँचे। उदाहरण के लिए अब रेवेन्यू रिकॉर्ड है। इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को जब तक हम डिजिटलाइज करके और उसका खास करके सब लोगों में जो लिटिगेशन झगड़े हैं उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए कोर्ट्स के साथ जोड़ करके और उसको एक ऐसे लॉजिकल एंड तक न ले जाएं ताकि इसमें झगड़ा ही ना हो। तो ये बहुत बड़ा काम है, इस पर हम लगे हैं। इसमें सब गाँव की, जैसा मैंने बताया कि उसकी मैपिंग हो गई है, रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू हो गई हैं। अब लार्ज स्केल मैपिंग में 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, इस एरिया को भी हमको सबका ओनरशिप तय करनी पड़ेगी कि ओनरशिप किसकी है। आज ओनरशिप के बिना झगड़े में जो थोड़ा दबंग है वही कब्जा करके बैठ जाता है, बाद में फिर दूसरा आदमी जाके एफआईआर करा देता है, वो झगड़े मचे रहते हैं। और लिटिगेशन में आज अगर कोर्ट्स का भी देखें, मैंने हाई कोर्ट का एक आंकड़ा लिया तो किसी एक विषय के सबसे ज़्यादा लिटिगेशन है तो लैंड्स के। हमारे रेवेन्यू के कोड भरे पड़े हैं, सब भरे पड़े हैं। तो अपने में बड़ा काम है। इसी प्रकार ये परिवार पहचान पत्र शुरू किया हमने, लेकिन शुरू करने के बाद इसका ऑटो अपडेशन बहुत बड़ा काम है। तो आज एक व्यक्ति की इनकम हमने लिख ली, पता कर लिया, सर्वे करा लिया कि इसकी 1.5 लाख रुपये इनकम। अब हम योजना बनाते हैं, सामने व्यक्ति भी अपनी योजना खुद बनाता है। उसने कहीं अपनी अच्छी इंडस्ट्री बना ली, या कहीं प्राइवेट नौकरी में अच्छी जगह चला गया पढ़ लिख के, या सरकारी नौकरी पा गया। तो अब जब तक हम उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक उसकी इनकम वहीं 1.5 लाख अटकी रहेगी। अब इसमें अपडेशन करना है कि सब चीज़ों को जोड़ा जाए, जोड़ करके और उसका अपडेशन अपने आप हो। अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का आपस में जो एक लिंकेज बननी चाहिए। हमने हम पोर्टल शुरू तो किया, लेकिन अभी इस पर काम करना बाकी है। थोड़ा लोग कहते हैं कि हम सारी जानकारी आपको क्यों दें, कैसे दें। अब थोड़ा उनको बनाना पड़ेगा कि भी आपसे हम कुछ ले नहीं रहे हैं। एक डाटा अगर मिल जाएगा, आप अगर 10 आदमियों को वहाँ लगाते हैं तो 10 आदमियों का अपना डाटा में डाल दो, हमें पता लगे किसको लगाया है। आपकी और कोई ज़रूरत हो हमें बताओ। हमने HKRN बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसका जोड़ देंगे, हम आपको आदमी सिलाई कर देंगे। हमारे पास तो डाटा सब है। उस डाटा को हम पहले चिन्हित करके रखते हैं कि किसको आवश्यकता है काम की। उस काम के लिए उसको उसके लिंक बनाते हैं कि प्राइवेट में मिल सकता है, कहीं क्या रोजगार हो सकता है, क्या सरकारी में कौन जाएगा। अब सरकारी में अपने आप तो हमारे पास कोई अधिकार अब रहे नहीं है, हमने सारे अधिकार छोड़ दिए कि भाई अधिकार तो उसका अपना है, मेरिट ले ले, नौकरी ले जा, वरना तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे जितने काम हमारे पेंडिंग हैं, जैसा आपने कहा सफारी, एक नया कार्यक्रम है। नए कार्यक्रम के नाते जैसे ग्लोबल सिटी है, ये अपने में बड़ा काम है। जैसे कालका सेकलेसर, हमने टूरिज्म के नाते से इसको विकसित करना है। हरियाणा में कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, तो ऐसे कामों की कमी नहीं है, हर काम में गुंजाइश है। उसका कोई एक विषय ना कहूँ कि ये हम करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर, मैं कल से मीडिया के लोगों से मिल रहा हूँ, चंडीगढ़ में भी 2 ग्रुप मुझे मिले, तो उन्हीं को कहता हूँ बताइए भैया 2 साल में हम क्या करें। इसलिए आप भी अगर कुछ बता सकें, सुबह भी आप एडिटर्स के भी साथ कुछ बता सकें कि ये काम बाकी बचा है, इसको और बेहतर, इसको और बेहतर करो। हम तो हर जगह से इनवाइट करते हैं, एक एक करके, एक एक करके। एक मिनट एक एक करके कर रहे हैं, बैठे हैं, हर चीज का जवाब देंगे।
बाबा है राम रहीम, हाँ। रेप और हत्या में दोषी हैं। जब जब चुनाव आता है पेरोल पर बाहर चले आते हैं, दिवाली में एक वीडियो निकालते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें भाई, मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, मेरा रोल भी नहीं है। दोष करेगा, कोर्ट बैठा है, कोर्ट सजा करता है, वो जेल में चला जाता है। हमको कोई आदेश मिलता है कि हाँ भी इसको पेश करो, जेल में डालो, जेल में डाल देते हैं। उसके बाद जेल के अपने नियम है, जेल के नियमों के आधार पर किसी को बेल चाहिए तो जाके अप्लाई करो, एडमिशन देखता है, देनी है नहीं देनी है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए एक मिनट नेक्स्ट, कोई इसका अर्थ नहीं। एक मिनट, हाँ गणेश एक भाई आप ये करेंगे कंट्रोल, अमित आर्य पूछ रहे हैं, एक मिनट पूछूंगा, एक मिनट रुको। मैं सबको उत्तर दूंगा। हाँ पूछिए पूछिए, कोई नहीं कोई पूछिए। एक ही कर। आपने अभी पानी के बारे में बहुत कुछ बोला है, मतलब आपने आगे करेंगे। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू, आजकल में आपने पानी का कहाँ तक पहुँचा? ये दिल्ली आपके पास SOS भेजता है पानी के लिए। देखिए दिल्ली को हम डील कर रहे हैं, दिल्ली का जितना पानी हमको देना है उससे 250 क्यूसेक ज्यादा दे रहे हैं, और ज्यादा दे रहे हैं केवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए। अदरवाइज उनके जितने शेयर थे उतना ही हमको देना चाहिए था, 750 क्यूसेक। आज हम 1090 क्यूसेक देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानना इसलिए देते हैं। अदरवाइज उनकी जिम्मेदारी अब ये बनती है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब एक हो गया है। अगर दिल्ली को भी पानी कुछ एक्स्ट्रा सहानुभूति देना है तो थोड़ी सहानुभूति वहाँ भी रखा दें। अगर एस्पायर का पानी हमें मिल जाए तो जितना मांगेंगे शायद उससे 2 गुना ज्यादा ही दे देंगे। शरण आपसे एक मिनट सर, मैं इधर से लेता हूँ अपनी। इस साल काफी बार हमने देखा है बीजेपी लीडर, अभी हाल में ही बीजेपी लीडर बाबा राम रहीम के सत्संग में दिखे गए। मैंने बता दिया ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर गणेश सर आपसे 1810 एकड़ के किसान 3-4 बार मिले हैं, उनकी समस्या कब तक सोल्व हो सकती है? देखिए वो क्योंकि केस कोर्ट का केस है, और कोर्ट केस में निर्णय हो चुका है कि हाँ आपने जो एक्वायर किया था वो एक्विजिशन ठीक है, उस एक्विजिशन के हिसाब से आप इनका जो कब्जा है वो ले सकते हैं। लेकिन हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं, उनकी डिमांड है कि हमारी ज़मीन का पैसा कम लगाया गया है। अब चूँकि वो 2010 में 11 में उस समय एक्वायर की गई थी, आज अगर एक्वायर की जाती तो शायद ज़्यादा पैसा मिलता। फिर भी हमने उनको कुछ ऑफर दी है कि इसमें से कितना सरकार अपने लिमिटेशन में रह करके कितना बढ़ा सकती है, तो उनको एक ऑफर दी है, और मुझे लगता है उस ऑफर के हिसाब से वो मान जाएंगे और बात सिरे चढ़ जाएगी। शरण एक मिनट, शरण एक इधर एक इधर, एक एक करके कहीं नहीं जा रहे, चिंता मत हो, जो पूछो पूरा बैठे हैं, डोंट वरी। अब क्या समय आ गया है 50 साल के बाद भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा को अपना वापस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के कॉलेज थे पंचकुला के अंदर। मैं समझ गया। देखिए इसके लिए हमने, क्योंकि ये काम होम मिनिस्ट्री ने करना है, वो यूटी है, और यूटी इज डायरेक्टली अंडर होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने पत्र लिखा है कि हमको अधिकार वापस दिलाया गया। उन्होंने बीच बचाव करके और पंजाब सरकार से बात करने की है, और पंजाब सरकार को इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार का अपना एक एरिया है जो पंजाब उसमें चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़। एक कन्फ्यूजन और भी है, एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, वो चंडीगढ़ से बाहर है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब से चंडीगढ़ से बाहर है। तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर जितना उनका अधिकार है उतना हमारा भी है, लेकिन मुझे लगता है बातचीत में आपस में सुलझ जाएगा। हमने करके और भेजा। चलिए एक मिनट, एक पीछे से ले ले, एक पीछे से ले लेते हैं, इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए, इधर पीछे बोलो, एक मिनट, इसके बाद आएंगे जी। सवाल ये है कि आप खुद दिल्ली में आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज एक बयान दिया है, करेंसी पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, गांधी जी की। तो आज बड़ी चर्चा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए उनको अपनी सीमाओं में रह करके जो सुझाव देंगे वो तो अच्छे ही हैं। कई बार सीमाओं से आगे बढ़ के देना शुरू करते हैं। अब वो बात ना तो हमारे मतलब की है और ना हम उसमें को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना उन्होंने करना, मैं तो रिस्पॉन्ड करने का अधिकारी नहीं। बैठ के आप करते जाओ ना, बोलते जाओ। मैं बोलता जाऊँ, एक आप बोलिए। सवाल है, हमारे हरियाणा में मोदी है जो NCR का, और अभी पंचायत राज बोर्ड की
इसमें आपने कुछ 2 जिले थे जिसके लिए आपने आरोप लगाया था कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो 2 जिले को आपने बाहर किया था, रात्रि में और कितने जिले हैं ऐसे जो आपने दायरा किया था कि 100 किलोमीटर का दायरा एनसीआर के नाम से, कभी एनजीटी आपसे जुर्माना लगाती है, कभी डेवलपमेंट मिलता है, पब्लिक ऐसी कितनी चीजें। देखिए ये बात ठीक है कि एक समय ऐसा चार्म था कि कितने जिले ज़्यादा से ज़्यादा एनसीआर में डलवा दिए जाएं। तो पहले 7 जिले थे, फिर 9 हुए, फिर 12 हुए, फिर 14 हो गए, और हर जगह जो एनसीआर में जिला आता था वहाँ मिठाइयाँ बंटती थी। लेकिन एनसीआर में आने के बाद जब लोगों का अनुभव ये आया, लोगों के अनुभव में कि यहाँ लाभ कम है, परेशानी ज़्यादा है, तो फिर दूसरी डिमांड उठनी शुरू हो गई कि हमारे ज़िले को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से बाहर कराइए। अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में उन्हीं जिलों के अंदर ही उनकी ओर से लाभ मिलता है। लाभ भी क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, उसका इंटरेस्ट जाता है, उतना पैसा हरियाणा जैसे स्टेट किसी से भी ले मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली का जो दबाव है आबादी का, दिल्ली में तो कोई एक्सपेंशन की जगह नहीं बची है, तो आसपास के जिलों में एक्सपेंशन जहाँ हो तो वहाँ एक जो प्लान्ड डेवलपमेंट हो, इसलिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बना है। अब प्लानिंग बोर्ड के नाते से कोई एनजीटी की और बाकी जो चीज़ें आनी शुरू हुई, हालांकि हरियाणा जो है अब वो पोल्यूशन का जो विषय होता है, जिसका एक आरोप लगाया जाता है, उस पर बहुत कंट्रोल किया है। और उस कंट्रोल करने में हम नहीं चाहते कि ये पोल्यूशन आगे बढ़े, और हम केवल दिल्ली के कारण से कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम अब खुद भी तो आखिर हम इंसान हैं, तो हमारा कारण भी तो है। क्या हम चाहेंगे कि दिल्ली बचे ना बचे, गुड़गांव तो बचे, आखिर फरीदाबाद भी तो बचे, सोनीपत भी तो बचाना है, करनाल भी बचाना है, भिवानी हिसार भी बचाना है, तो पोल्यूशन तो सबके लिए हानिकारक है। इसलिए हमने इस विषय को केवल एनजीटी हमको कह रहा है कुछ इसलिए करना, ऐसा नहीं है। हमको अपने यानी सुरक्षित हरियाणा के लिए भी हमने सारे काम करने हैं। हमने पराली के ऊपर कंट्रोल कर लिया, पराली जलाई नहीं जाती, अब सारी पराली को यूज़ करते हैं, उसका पैसा मिलता है। बल्कि हम तो यहाँ भी सोच रहे हैं पराली के ऊपर भी हम एमएसपी घोषित करेंगे कि पराली किसी को जलाने की जरूरत नहीं है, जितनी इंडस्ट्री है वो इस रेट पर खरीदेगी। अगर इंडस्ट्री ज़्यादा रेट पर खरीदी है ठीक है, कम रेट पर खरीदेगी तो सरकार उसमें मदद करेगी। आज भी हम 1000 रुपया प्रति एकड़ ये सरकार देती है, वो अपनी पराली इकट्ठी करें और बेच दें। बेचने के बाद 1000 रुपया पर एकड़ ले लें। इंडस्ट्री को भी हम 500 रुपया पर बेल पर टन ये देते हैं, वो खरीदें, 500 रुपया उनको देंगे। हम प्रमोट कर रहे हैं कि पराली जलाने के बजाय पराली का उपयोग किया जाए। तो ऐसे जितने भी काम हैं हम पोल्यूशन को दूर करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, जहाँ कहीं लोगों को लगता है कि अब हमको ज़्यादा लाभ उसका नहीं है, स्टेट ही ज़्यादा कर लेती है अपने आप, वो जिले बाहर होने के लिए बात कह रहे हैं। शायद 2 जिले बाहर हो गए हैं। वो दायरा तय किया कि 100 किलोमीटर राजघाट से जो एरिया आता है वही जिले इसमें रहेंगे। 100 किलोमीटर से बाहर वाले चाहे तो रहें, नहीं चाहे तो नहीं रहें। विजेंद्र बत्सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक आपने बात की अभी स्वामित्व योजना की ये पूरे देश में लागू कर, आपने कुछ और चीज़ें ऑनलाइन की। ऐसी कितनी योजनाएं हैं हरियाणा प्रदेश की जो आज दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन गई? और वो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि कई मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी प्रशंसा की है सार्वजनिक मंचों पर, तो क्या वो प्रशंसा वास्तव में दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन पाएगी? तो कितनी और योजनाएं हैं जो दूसरे प्रदेश आज आपसे मांग रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैंने अपनी बातचीत में मैंने बताया है, जैसे स्वामित्व योजना, इस योजना के लिए भी बहुत प्रदेशों ने मतलब प्रधानमंत्री ने लागू ही कर दिया हो कि हर एक को करना है। ऐसे हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इस पॉलिसी का अध्ययन करने के लिए भी इवन गुजरात की सरकार, कर्नाटक की सरकार, इन सरकारों ने लोग भेजे कि आखिर हरियाणा की ऐसी कौन सी पॉलिसी सबसे ज़्यादा मेडल जो है हरियाणा लेकर के आता है। इसी प्रकार हमारी जो परिवार पहचान पत्र है, इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने सब प्रदेशों को कहा है कि इसका अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के बाद आप भी यदि इसको लागू कर सकते हैं तो इसको लागू करिए। तो जो भी योजना अच्छी इस प्रकार की स्वामित्व वाली मैंने बताई है कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ये हमारी बहुत से प्रदेश जो हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, लागू भी कर दिए उन्होंने। तो जितनी भी ऐसी नई पॉलिसी बना रहे हैं उन सब पॉलिसीज के ऊपर अच्छा हर एक पॉलिसी की जानकारी है वो केंद्र में मिल जाती है। तो इस नाते से उसका बार बार हमारी मीटिंग भी होती है। एक चीफ मिनिस्टर्स का ग्रुप बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर का एक परिषद है, तो चीफ मिनिस्टर परिषद की हर 3 महीने में एक बार बैठक होती है। हर एक प्रदेश को उनका नया क्या है, बेस्ट टू परफॉर्मिंग ऐसी जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर कौन सी चीज़ों नहीं दिखा सकते हैं। संयोग से अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट छपी है, तो फास्ट रिफॉर्मिंग स्टेट के नाते हरियाणा को पहला रिवार्ड मिला, तो फास्ट परफॉर्मिंग
परफॉर्मेंस में हम टोटल में तो अभी तीसरे चौथे नंबर पर है, लेकिन फास्ट परफॉर्मेंस के नाते हमारा जो रैंक 50 यानी हमारी जो रैंक तो छोटा होता है वो बड़ा मिलेगा, स्कोर 57 से 67 हो गया, 57 से 67 हो गया और फर्स्ट आने वाला शायद 74-75 है। तो इस प्रकार का हमारा जो स्कोर है वो परफॉर्मेंस में, रिफॉर्म्स में खास करके काफी बढ़ रहा है और आईटी के नाते। चल तो मेरा दूसरा सवाल इसी नहीं था, एक ही पूछ लो जी, बहुत सारे साथी हैं, इसके बाद पूछ लीजिएगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट पूछ लो, आप पूछिए, आप पूछिए। जैसे हम परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, इसमें तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं जो हम चाहते हैं ऑटोमेटिक मोड पर हैं वो है, लेकिन जो आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं उसमें लोगों को बहुत बार चक्कर काटने पड़ते हैं, हालात कई बार इतने बिगड़ जाते हैं कि उनको सरकारी अस्पताल में आपात स्थिति में सेवाएं नहीं मिलती हैं, निजी अस्पताल में जाकर इलाज करना पड़ता है। पिछले दिनों केस सामने मेरा जानकार था, उसको सरकारी अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया, उस दिन सैटरडे होने के नाते, संडे होने के नाते निजी अस्पताल में जाकर उस व्यक्ति को, जिसकी महीने की आमदन, कोई ड्राइवर है प्राइवेट स्कूल पर चलाता, 8 से 10 हज़ार रुपये उसकी आमदनी है, उसको प्राइवेट अस्पताल में आपात स्थिति में अपने आप को दाखिल करना पड़ा और 2.5 से 3 लाख रुपए। थोड़ा संक्षेप में करिए प्लीज। ये ऑटोमेटिक मोड पर अगर आयुष्मान कार्ड योजना परिवार पहचान पत्र के साथ अपने आप हो जाए तो उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा है कि मैंने जो बताया है अभी तो उसको लागू करने में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि वो सारा डाटा हमको जो सेंट्रल एक पोर्ट बना हुआ है आयुष्मान का, इसका पोर्टल जो बना हुआ है उस पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। तो ये जो हमारे 1,80,000 से ऊपर नीचे तक के परिवार हैं, जो 23 लाख मैंने बताया, अभी 9.5 लाख परिवार इसमें चढ़े हैं। बाकी जो 14 लाख परिवार हैं ये अभी उसमें 13 और 14 लाख परिवारों का डाटाबेस में जाना है, चढ़ना है, और वो इस वीक में ही सारा काम चल रहा है। संयोग से जो आप पूछ रहे हैं तो वो इस वीक के अंदर सारा चीज चल रहा है। मुझे लगता है कि और एक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर उसमें 7 दिन इसमें ये भी चाहिए हमको कि एक बार डाटा चढ़ने के बाद सबको कार्ड दिया जाएगा, येलो कार्ड मिलता है, गोल्डन कार्ड जब तक उनके हाथ में नहीं आएगा तब तक भी उनका काम नहीं चल पाएगा। इसलिए ये सारी चीजें तो कुछ समय के बाद 23 लाख परिवारों को हो जाएगा। हम तो बल्कि आगे भी सोचते हैं कि ये तो 180 के हमने परिवार किए हैं, एक योजना ऐसी भी बना रहे हैं कि उसका जो प्रीमियम है एक फैमिली के बदले में जो देना पड़ता है, हम वो प्रीमियम जो 180 से ऊपर के लोग हैं उन पर भी लागू कर देंगे। प्रीमियम जमा कराओ और आपको इसमें डाल देंगे, क्योंकि फ्री सेवा जो गरीब परिवार है उनको दी जा सकती है, सबको देना संभव नहीं होता है। तो एक प्रकार से यूनिवर्सल भी इसको करेंगे, लेकिन थोड़ा समय इसमें लगेगा। हाँ, आज कोई ऐसा हॉस्पिटल मैं नहीं समझता कोई होगा कि जिसने एडमिट करने से मना किया होगा। अगर ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है जरूर मैं एक्शन लूंगा। कोई सरकारी अस्पताल मना नहीं कर सकता। आप बता दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। ठीक है जतन प्लीज। आपके हरियाणा के 2 पड़ोसी राज्यों में आप जैसी पार्टी आई जिसका रेवड़ी कल्चर को लेकर काफी बीजेपी आप इसको हरियाणा में आने वाले 24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कुछ चुनौती की तरह देखते? कोई चुनौती नहीं है, आने भी नहीं देंगे जी। 8 साल की योजनाओं की बातचीत हुई, जो चैलेंजेस हैं, कई कड़वी दवाइयां भी थी, आपने कहा कि रोकना था, कई चीजों को रोकना था। प्रॉब्लम कहाँ आई, राजनीतिक तौर पर, ब्यूरोक्रेसी के तौर पर, या फिर जो योजनाएं चलाई गई उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे? एक अवेयरनेस भी बड़ा इशू है कि जो योजना है वो लोगों तक पहुंचे। आपको इन योजनाओं को लेकर जो क्रियान्वयन हुआ, पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तीनों स्तर से मैं पूछ रहा हूँ, राजनीतिक तौर पर, ब्यूरोक्रेसी, या फिर जनता तक समझाना और जनता से इस चीज को अप्लाई कराना? देखिए, शुरू में राजनीतिक तौर पर इसमें कठिनाइयाँ आई थी। जब भी हम विषय रखते थे तो सब कहते थे कि इससे फिर हमारा क्या बनेगा, हमारे कहने पर काम नहीं होंगे, अपने आप हो जाएंगे, तो फिर लोग हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे। ये एक स्वाभाविक भी होता है, लोग सोचते हैं कि शायद हम जब काम कराएंगे तो लोग हमारे इर्द आएंगे। मैं उनको एक ही बात कहता था कि हमारे से पहले वाली जो सरकारें थी उन सरकारों ने भी नौकरियां देने में अपने अपने इलाके में बहुत लोगों ने तो सीमाएं तोड़ी और जाके खुद कहते थे मंचों से कि मैंने इस इलाके में 500 नौकरियां दिलवाई हैं, मैंने इस इलाके में 800 नौकरी दिलवाई हैं। वो भी हारते देखे हमने। और उसका जब अध्ययन किया तो अध्ययन ये किया कि 500 लोग राजी हुए कि नहीं हुए, लेकिन 500 लोग के साथ जो और 1000-1200 जो आंखें लगाए बैठे थे कि हमको नौकरी मिलेगी, वो नाराज हो गए। इसलिए ये जो बंदरबाट थी इससे राजी नहीं होते लोग, नाराज ज्यादा होते हैं। हमने जो अपने लोगों को समझाया उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे लागू हो गया, लागू होने के बाद आज हमारे ही लोग कहते हैं कि ये स्टेप बहुत बढ़िया है, इसलिए इसके ऊपर लगे रहना चाहिए, हमें इसका बहुत लाभ होता है, हमसे नाराज कोई नहीं होता। एक अच्छा योग्य व्यक्ति जब लगता है तो जिसकी मार्क्स कम है, टैलेंट में कमजोर है, वो भी कहता है भाई ठीक है, छोरा तो पढ़ने वाला था।
ये छोरा तो होशियार था, उसको संतोष हो जाता है कि हाँ मेरे से ज्यादा पढ़ाई में अच्छा था, तब ये लगा है। और आज एक विश्वास जमा है और उस विश्वास के कारण से हरियाणा में जितने कोचिंग सेंटर हैं खाली पड़े रहते थे सब भर गए हैं। लाइब्रेरीज में स्लॉटिंग होती है पढ़ने के लिए। हिसार की यूनिवर्सिटी रात के 2 बजे का स्लॉट भी लेने के लिए बच्चे वहाँ खड़े रहते हैं कि मुझे रात को 2 से 3 का